हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बादल सर ऑनलाइन क्लासेस में। मैं बादल कुमार रेलवे स्टाफ आज आप लोगों के लिए ज्योग्राफी फाउंडेशन बैच के लेक्चर को बढ़ाते हुए आज हम 19 की बात करेंगे, जिसमें से हम लोगों को अक्षांश देशांतर उसकी गतिविधियों को देखना है। तो हम लोग चलिए देखते हैं आज अक्षांश देशांतर क्या होता है, उसकी गतिविधियों क्या होता है। जो हमारे बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं, आप चैनल पर बरकरार रहे। वीडियो थोड़ा लेट होती है लेकिन ज़रूर हर एक आपको सही टाइम पे वीडियो मिलती रहेगी और हमेशा आती रहेगी, ठीक है। जो नए बच्चे हैं जो जुड़े हैं मेरे साथ, आप कृपया पीछे वीडियो देखिए और बहुत अच्छे से आपको हर एक चैप्टर हर एक टॉपिक वाइज वीडियो मिलेगा और शुरू से पढ़ा रहे हैं। इसमें से आपको किसी भी एक ही ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिसमें से आपको समझ में नहीं आने की कोई संभावना होगी, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज का हम लोग का पॉइंट है अक्षांश देशांतर। तो अब अक्षांश देशांतर क्या होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो देखिए हम चलो देखते हैं हम लोग अक्षांश देशांतर क्या है। तो अक्षांश देशांतर क्या होती है कि पृथ्वी हम लोग ये क्या है, ये हम लोगों की पृथ्वी हो गई। ये हम लोगों की क्या हो गई, पृथ्वी हो गई। जो हम लोग यहाँ बनाए हुए हैं इस चीज़ को हम लोग यहाँ समझना है। ये पृथ्वी हो गई। तो पृथ्वी ये हम लोग का क्या है, हम लोग बना दिए यहाँ पे एक पृथ्वी। क्या बना दिए, पृथ्वी। तो ये हम लोगों की पृथ्वी, ठीक है, ये पृथ्वी हो गई। तो अब हम लोगों का भूमध्य पढ़ना क्या है, हम लोग को पढ़ना है ये अब टॉपिक हम लोग अक्षांश देशांतर। तो इससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेंगे कि अक्षांश देशांतर क्या होता है। इससे पहले तो हम लोग ये देखें कि पृथ्वी के बीच है, ये मान लेते हैं बीच है। तो पृथ्वी के बीचों बीच हाँ खींची गई, पृथ्वी के बीचों बीच, इधर भी उतना ही इधर भी उतना ही। तो पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई पृथ्वी के बीचों बीच। अब पृथ्वी को हम क्या भूमि बोल सकते हैं क्या, भूमि बोल सकते हैं क्या? तो हाँ सर जी, पृथ्वी को भूमि बोल सकते हैं। तो भूमि के पृथ्वी के बीचों बीच या भूमि के बीचों बीच खींची गई काल्पनिक रेखा को हम लोग पहले क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा कहेंगे। समझ में आया क्या बोले हम लोग? पृथ्वी के भूमि या भूमि के बीचों बीच खींची गई काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या बोल दिए, हम लोग बोल दिए भूमध्य रेखा बोल दिए। भूमध्य रेखा क्या बोले हम लोग, भूमध्य रेखा। समझिएगा, भूमध्य रेखा समझिए मेरी बातों को। ये भूमध्य रेखा बोल दिए, क्या बोले, भूमध्य रेखा। समझिएगा, तो क्या बोले कि भूमि के मध्य से या तो पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरने वाले काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा बोले। समझ में आ गया? तो आप हमारे लैंग्वेज को पकड़िएगा कि हम क्या कभी दूसरा परिभाषा बोल देंगे, कभी दूसरा परिभाषा बोलेंगे, लेकिन आपको हर एक परिभाषा में मीनिंग वही निकलेगा कि क्या कहते हैं। तो समझिएगा, तो क्या बोले कि पृथ्वी के बीचों बीच हाँ, ये पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को, अब एक बार हम वर्ड ले रहे हैं काल्पनिक रेखा। समझिएगा मेरी बातों को। ये काल्पनिक रेखा क्या है? आप सर काल्पनिक रेखा क्या है? तो हम लोग समझिए कि एक पृथ्वी पे आप समझिए बहुत बड़ा पृथ्वी है। क्या पृथ्वी पे रेखा खींच पाना संभव है? तो सर जी पृथ्वी पे रेखा खींच पाना संभव नहीं है। पृथ्वी बहुत बड़ा है, इतनी बड़ा है कि पृथ्वी पे रेखा खींचना संभव, उस पर बहुत बड़ा कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं समुद्र है, तो उस पर एक रेखा खींच पाना संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग इसको काल्पनिक रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? काल्पनिक रेखा जो हमें ग्लोब पे दिखाई जाती है। वो क्या है, वास्तविक रेखा है क्या? नहीं, काल्पनिक रेखा है। जब चाहे उसे हम हटा सकते हैं उसे। इसलिए तो पृथ्वी के मध्य से होकर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या ये बात आप समझ गए क्या? क्या ये समझ में आ गई क्या कि पृथ्वी के मध्य से होकर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को पृथ्वी के मध्य से होकर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या आप ये बात समझ गए क्या? चलिए अगर ये बात समझ गए आगे देखते हैं। तो भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के बाद भूमध्य रेखा, इसी को हम लोग भूमध्य रेखा को ही इस अन्य नामों से बोलते हैं हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं। अब अभी आपको सिर्फ नाम जानना है कि विषुवत रेखा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम आगे बताएंगे।
थोड़ा सा आगे बताएंगे। पहले आप इतना समझ जाइए कि विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो भूमि, अब हम लोग भूमध्य रेखा, इसका अन्य नाम क्या हो गया? विषुवत रेखा। समझिएगा, हमको पढ़ना क्या है? अक्षांश रेखा पढ़ना है। पहले भूमध्य रेखा पढ़ लिए, इसी को भूमध्य विषुवत रेखा बोल दिए। अब हम लोग को अक्षांश पढ़ना है, इसी को अक्षांश बोलते हैं। समझिएगा, तो क्या आप इस बात को समझ पाए क्या? भूमध्य रेखा क्या है? तो लिखिए आप लोग, भूमध्य रेखा क्या है कि पृथ्वी के, जो लिख पाएंगे तो आप समझिए, सिर्फ शांति होगी। पृथ्वी के मध्य से होकर खींची गई काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, या इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा क्यों कहते हैं? चलिए बात कर लेते हैं, जस्ट अभी ही बात कर ले, आगे फिर देख लेंगे, हम अभी ही बात कर लेते हैं विषुवत रेखा क्यों कहते हैं। समझिएगा, तो हम लोग जानते हैं पृथ्वी और सूर्य, सपोज यहाँ पे सूर्य है, तो सूर्य की रेखा जो आएगी, समझिएगा, सूर्य की जो रेखा आती है, ये सूर्य है, ये अपना प्रकाश दे रही है। समझिएगा मेरी बातों को, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? साथ साथ ही समझते जाते हैं। तो ये सूर्य प्रकाश देगी अपना पृथ्वी पे, ये प्रकाश जो देगी पृथ्वी पे, समझिएगा मेरी बातों को, ये प्रकाश देखिएगा, इसे पृथ्वी प्रकाश दिया, तो ये प्रकाश देखिएगा आप कैसे आ रहा है? सीधा आ रहा है। फिर यहाँ देखिएगा तो सीधा आ रहा है, फिर यहाँ देखिएगा सीधा आ रहा है, ठीक है। फिर देखिएगा तो यहाँ पे अब जैसे से ऊपर जाएगा थोड़ा तिरछा होते जाएगा, देखिएगा यहाँ पे तिरछा हो गया, यहाँ देखिएगा तिरछा हो गया, फिर इधर भी देखिएगा तिरछा हो गया। अर्थात क्या हुआ कि सूर्य से प्रकाश आती है तो भूमध्य रेखा पे देखिएगा पूरा सीधा आ रही है ना, और बाकी रेखा क्या जा रही है? तिरछा जा रही है। तो जो सीधा रेखा आ रही है, तो इसे हम लोग विश्व, वहाँ पे उस जहाँ पे सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, डायरेक्ट पड़ता है, उसे हम लोग विषुव बोलते हैं। उस स्थिति को विषुव बोलते हैं। इसी विषुव से विषुवत रेखा नाम पड़ा है। उसी विषुव से क्या नाम पड़ा? विषुवत रेखा नाम पड़ा। तो हम लोग आगे देखेंगे, इस बातों को आगे जिक्र होगी, लेकिन आपको हम फिलहाल के लिए समझा दिए थोड़ी सा, कि आपको समझ में इतना तो आ ही जाए कि विषुवत रेखा क्यों बोलते हैं। तो विषुवत रेखा क्यों बोले? कि सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ता है, सीधा पड़ता है, लंबवत पड़ता है, इसके कारण से उस स्थिति को विषुव बोलते हैं, वो उस जगह को विषुव बोलते हैं। इसी नाम से वो बीच का विषुवत रेखा पड़ा। तो विषुवत, तो आप समझ में आ गया उसी रेखा को विषुवत रेखा क्यों बोलते हैं। तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? इसे ही अन्य नाम हो गया विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, क्या समझ पाए क्या? विषुवत रेखा क्या समझ पाए क्या? विषुवत रेखा समझ पाए क्या? तो हम लोग क्या बोले? पृथ्वी के मध्य से होकर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा बोले, या इसे विषुवत रेखा कहते हैं। क्या आप समझ पाए क्या? क्या आप ये 2 पॉइंट समझ पाए क्या? चलिए हम आगे चले, तो आगे चलते हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे आगे। अब विषुवत रेखा के विषुवत रेखा, तो ये देख रहे हैं विषुवत रेखा की, ये देखिए ऊपर भी रेखा है, ये ग्रीन वाला नीचे भी है। हम तो ग्रीन पेन से ही बनाएंगे यहाँ भी, जो आपको यहाँ बनाए हुए हैं। तो क्या हुआ? विषुवत रेखा के समांतर, समझिएगा क्या हुआ? विषुवत रेखा के समांतर ये रेखा खींची गई क्या? तो हाँ सर जी, विषुवत रेखा के समांतर खींचेंगे ये सब रेखा। विषुवत रेखा के समांतर, ये विषुवत रेखा है इसके समांतर, विषुवत रेखा है इसके समांतर, विषुवत रेखा है इसके समांतर, अर्थात विषुवत रेखा के समांतर खींच दिए हम लोग। विषुवत रेखा के समांतर इधर भी खींच देते हैं, तो नीचे भी विषुवत रेखा के समांतर खींच दिए। तो बात की हम लोग, लीजिए हम विषुवत रेखा के समांतर रेखा खींच दिए। समझिए मेरी बातों को, आप अच्छे समझिएगा। विषुवत रेखा के समांतर, चाहे अब ये उत्तरी गोलार्ध बोलिए, इसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। समझिएगा। फिर अब यह बात आई 2 ठो, फिर समझिएगा। विषुवत रेखा के समांतर, हाँ विषुवत रेखा के समांतर, ये सब विषुवत रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को, क्योंकि ये भी काल्पनिक तो ये भी काल्पनिक होगा। विषुवत रेखा के समांतर खींची गई विषुवत रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश बोलते हैं। समझिएगा मेरी बातों को। विषुवत रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को, ये जितना भी खींच दी काल्पनिक रेखा, तो विषुवत रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम लोग अक्षांश कहते हैं। क्या आप ये बात समझ पाए? अक्षांश समझ पाए क्या? तो हम लोग पॉइंट था अक्षांश दशांतर जो पढ़ने वाले हैं, आप अक्षांश समझ पाए क्या? आप अक्षांश समझ पाए क्या? कि हम क्या बोले? विषुवत रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम लोग अक्षांश कहें। क्या आप समझ पाए क्या?
क्या समझ पाए क्या? विषुवत रेखा के समांतर, विषुवत रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश कहते हैं। क्या आप समझ पाए क्या? अब ये अक्षांश रेखा ऊपर भी है नीचे भी है, इसको कैसे बोलेंगे? तो बोलेंगे विषुवत रेखा के समांतर उत्तरी गोलार्ध में खींची गई काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे बोलेंगे विषुवत रेखा के समांतर खींची गई दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आ गया क्या? को हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या आप अक्षांश रेखा को समझ पाए क्या? क्या नाम लिए हम लोग? अक्षांश। क्या बोले हम लोग? बोले अक्षांश। समझिएगा, हर एक पॉइंट को समझना हम लोगों को, कोई बड़ी बात नहीं है। अक्षांश, अक्षांश रेखा क्या बोले? सिंपल से बोले अक्षांश रेखा को कि विषुवत रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या आप ये बात समझ गए क्या? विषुवत रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या बोल दिए? अक्षांश रेखा बोल दिए। समझ गए क्या? काल्पनिक क्यों बोले? काल्पनिक इसलिए बोले क्योंकि पृथ्वी पे खींच पाना संभव नहीं। बहुत बड़ा पृथ्वी, ऊंची ऊंची पर्वत है, ऊंची ऊंची पहाड़े हैं, पठारे हैं, मैदान है, झील है, समुद्र है, महासागरें हैं, तो खींच पाना संभव नहीं है। इसलिए हम लोग पृथ्वी को गोल मानते हुए उस पर काल्पनिक रेखा ड्रॉ करते हैं। इसी काल्पनिक रेखा को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या समझ पाए क्या? विषुवत रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को, विषुवत रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश बोलते हैं। विषुवत रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या आप ये समझ पाए क्या? समझ पाए क्या? चलिए आगे देखते हैं। और ये समझ गए, उसके बाद देखते हैं हम लोग। अब आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। अब दो रेखा और होती है, आगे देखेंगे कुछ रेखाएं और। तो पहले अब दो रेखा देखने से पहले हम लोग अब ऊपर भी खींचे, कुछ रेखा नीचे भी खींचे। समझिएगा, कुछ रेखा हम ऊपर भी खींच दिए, कुछ रेखा हम लोग नीचे भी खींच दिए। ये ऊपर नीचे खींचे, बीच में रहा, इसे क्या बोलेंगे? समझिएगा, विषुवत रेखा के ऊपर जो खींचे तो उसे वो रेखा जो है वो उधर ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे। समझिएगा मेरी बात को, उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध। समझिएगा मेरी बातों को, इसे बोलते हैं दक्षिणी। ये इस जगह से ऊपर के सारे भाग को उत्तरी गोलार्ध, इस जगह से इधर के भाग को नीचे दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। समझिएगा, तो अब ये उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध क्या है? तो सिंपल सी बात है, विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो पृथ्वी विषुवत रेखा के ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध, विषुवत रेखा के दक्षिण के भाग को दक्षिणी गोलार्ध। तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी, दो पॉइंट इसमें आया। उत्तरी गोलार्ध क्या है, दक्षिणी गोलार्ध क्या है, जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे हम समझाते जाते हैं, आप वीडियो स्टॉप करके या साथ साथ में लिखते चलिएगा। परिभाषा हम अभी विषुवत रेखा का बताएं, भूमध्य रेखा का, भूमध्य रेखा के बाद विषुवत रेखा क्यों बोलते हैं तो ये भी समझाएं। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि पृथ्वी का सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पे भूमध्य रेखा पे लंबवत पड़ता है, और भूमध्य रेखा पे लंबवत पड़ने के कारण उस स्थिति को हम लोग विषुव बोलते हैं, इसलिए इसे हम विषुवत रेखा भी कह दिए। अब हम लोग बताएं अक्षांश समझाएं, एक पॉइंट समझाएं अक्षांश। अब अक्षांश समझाएं, अक्षांश क्या होता है? तो विषुवत रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश कहते हैं, हम ये समझाएं। विषुवत रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश बोलते हैं, हम ये समझा दिए, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग समझा रहे हैं, दूसरा पॉइंट समझा रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध क्या है और या दक्षिणी गोलार्ध क्या है। तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। समझ में आ गया क्या? तो पृथ्वी के उत्तरी मतलब विषुवत रेखा के उत्तर के भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। अर्थात विषुवत रेखा पृथ्वी को, आप ऑब्जेक्टिव में भी लिखिए, विषुवत रेखा जो है पृथ्वी को दो बराबर गोलार्ध में बांट देती है। गोलार्ध का आधा, गोला का आधा गोलार्ध, तो दो बराबर गोलार्ध में बांटती है। तो विषुवत रेखा के उत्तर के भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और विषुवत रेखा के दक्षिण के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। दो बात या ये भी समझ आ गई क्या? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध क्या है? तो हाँ सर, समझ में आ गई कि विषुवत रेखा के उत्तर के भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और विषुवत रेखा के दक्षिण नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और फिर नोट में लिखना है कि विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर गोलार्ध में बांटती है। विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर गोलार्धों में बांटती है। तो विषुवत रेखा के उत्तर के भाग को उत्तरी गोलार्ध, विषुवत रेखा के दक्षिण के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखिएगा, अब यहाँ पे जो एक दो बिंदु दिख रहा है, ये क्या है सर? ये दो बिंदु दिख रहा है, ये बिंदु क्या है सर? तो ये हम लोग बोले जब ये उत्तर गया उत्तरी गोलार्ध, ये नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध, तो उत्तर के गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध में ही एक जो बिंदु दिख रहा है वो उत्तरी ध्रुव बोलेंगे। क्या बोले हम लोग? समझिएगा
कि उत्तरी गोलार्ध में जो ये एक बिंदु दिख रहा है, इस बिंदु को बोलेंगे हम लोग उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव बोलेंगे। और ये दक्षिणी गोलार्ध में जो एक बिंदु दिख रहा है, इसे हम लोग दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव। तो ये बात आप समझ गए क्या? क्या आप ये बात समझ गए क्या? समझ गए क्या ये बातें? तो हाँ सर जी, हम समझ गए। क्या समझ गए? कि उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के सबसे ऊंची, मतलब उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में एक जो बिंदु है, बिंदु को उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे नीचे जो बिंदु है उसे हम लोग दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। क्या ये भाई दो बात समझ में आ गई क्या? ये बात दो समझ में आ गई क्या? उत्तरी ध्रुव क्या है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे न्यूनतम, मतलब कि सबसे ऊंचाई पर स्थित और सबसे एक बिंदु को हम लोग बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और दक्षिणी गोलार्ध में बिंदु को दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। क्या आप ये बात समझ में आ गई क्या? अब ये ध्रुव क्या है बताएंगे कि अक्षांश रेखा ही वो ध्रुव है, लेकिन वो रेखा ना होकर एक बिंदु के रूप में सीमित हो जाता है, इसलिए उसको ध्रुव बोलते हैं। अभी समझाएंगे। तो इसके बाद अब आगे समझते हैं कि ये जो है विषुवत रेखा को हम लोग क्या मानते हैं? जीरो मानते हैं। उसके बाद इसके ऊपर जो खींचे हम लोग 1 2 3 4 5 सब विषुवत रेखा के ऊपर खींचे हैं ना? हाँ खींचे हैं, वो रेखा ही खींचे हैं। तो ये सबको हम लोग अक्षांश बोले। तो ये 1 डिग्री अक्षांश बोलेंगे, 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री अक्षांश, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, डॉट 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 डॉट। ये वाला जो बिंदु आ गया, ये बिंदु 90 डिग्री हो गया। क्या हो गया? 90 डिग्री। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग विषुवत रेखा को जीरो मानते हुए इसको नीचे आएंगे, तो ये अक्षांश जो है आपका 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, हाँ 5 डिग्री अक्षांश, 6 डिग्री अक्षांश, 7 डिग्री अक्षांश नाम दिया गया है इसको। और डॉट डॉट ये बिंदु जो हो गया, ये 90 डिग्री अक्षांश हो गया, 90 डिग्री अक्षांश। अब हम लोग 90 डिग्री अक्षांश हुआ, तो अब हम लोग बोलेंगे कि उत्तरी ध्रुव क्या है? तो 90 डिग्री अक्षांश को ही हम लोग उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। हाँ 90 डिग्री अक्षांश को ही हम लोग तो दक्षिणी ध्रुव भी बोलते हैं। अब बात तो कन्फ्यूजन हो गया। अब उत्तरी ध्रुव कैसे पड़ा? तो सिंपल सी बात है, भूमध्य रेखा के उत्तर भाग में, भूमध्य रेखा के ऊपर, भूमध्य रेखा के उत्तर भाग में 90 डिग्री अक्षांश को हम लोग ध्रुव बोलते हैं। और भूमध्य रेखा के नीचे या दक्षिण में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में या भूमध्य रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में, हाँ आप जो भी परिभाषा लीजिए, भूमध्य रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री अक्षांश को, 90 डिग्री अक्षांश को, ये भी अक्षांश रेखा ही है। क्यों? क्योंकि हम खींचे हैं समांतर में 1 2 3 4 5, एक में लास्ट में ये 90 पे आया। समझिएगा मेरी बातों को, ये 90 पे आया, जो एक बिंदु के रूप में आगे सिकड़ गया। देखिए क्यों सिकड़ गया? क्यों? सबसे बड़ा दिख रहा था, ये छोटा 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 छोटा। क्यों? पृथ्वी गोल है ना, गोल है तो खींच देगा, ऑटोमेटिकली छोटा होते जाएगा, छोटा ऊपर जाएगा, छोटा होते जाएगा। इसलिए छोटा होते होते यहाँ एक 90वां रेखा जो है बिंदु के रूप में आ जाता है। वो 90 बिंदु के रूप में, ये बिंदु क्या है? तो ये अक्षांश ही है। हाँ अक्षांश ही है। तो क्या इसे कैसे इसको परिभाषित देंगे? तो ध्रुव क्या है? विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री अक्षांश को ध्रुव बोलते हैं। क्या ध्रुव समझ में आ गया? क्या बोले? उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। तो उत्तर में लेंगे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में लेंगे दक्षिणी ध्रुव। समझ में आ गया क्या? हाँ तो फिर से बोलेंगे, भूमध्य रेखा के उत्तर में, हाँ भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री अक्षांश को, 90 डिग्री अक्षांश को उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। और भूमध्य रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में, भूमध्य रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री अक्षांश को दक्षिणी गोलार्ध में बोले थे ना, दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। क्या समझ में आ गया क्या? क्या समझ में आ गई क्या? अगर आपको समझ में आ गई तो हम आगे समझेंगे क्या? ये ध्रुव भी समझ गए क्या? हम लोग क्या समझ गए? भूमध्य रेखा समझ गए, और फिर इसी को हम लोग अक्षांश रेखा भी समझ गए, विषुवत रेखा भी समझ गए, और उत्तरी गोलार्ध भी समझ गए, दक्षिणी गोलार्ध भी समझ गए, और उत्तरी ध्रुव भी समझ गए, दक्षिणी ध्रुव भी समझ गए। क्या आप इतनी बातें समझ गए? क्या इतनी बातें समझ गए आप? क्या? हाँ तो सर आप इतनी बातें समझ गए, मतलब हम आपको ये वाला पॉइंट अक्षांश, भूमध्य रेखा, इसके अंतर्गत क्रियाकलापों को हम समझा चुके हैं। अब अक्षांश रेखा और तापमान पे चलेंगे, अक्षांश रेखा और तापमान रेखा पे समझेंगे। तो क्या आप इतनी बातों को समझ पाए? क्या आप इतनी बातों को हम भरोसा करेंगे आप समझ चुके होंगे? समझ चुके होंगे क्या?
तो हम इसके अंतर्गत आपको हम इतनी बातें समझाने का प्रयास किए। अब बात रही थोड़ी सी और, इसमें से एक पॉइंट रह गया है कि आखिर सर जी आप बोले ये एक डिग्री अक्षांश है, ठीक है, मान लिया हमने, ये बाद में 2 डिग्री गया, 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो ये ऊपर 90 हुआ, नीचे 90, और ये भी एक, ये भी तो है। तो हाँ, बात तो सही है, तो ये भी तो है, एक अक्षांश ही तो है। बोले हाँ सर जी, लेकिन इसको, इसका नाम तो क्या दिया आप सर? इधर 1 2 3 90 दिए, इधर 1 2 3 90 दे दिए, दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध में 1 से 90 तक दिए, दक्षिणी गोलार्ध में 1 से 90 तक दिए, तो ये बीच वाले भाग को 0 क्या दिए? इसे हम लोग 0 डिग्री ही अक्षांश देंगे, इसको 0 डिग्री अक्षांश बोलेंगे, अक्षांश बोलेंगे। अर्थात क्या, भूमध्य रेखा को 0 माने, इसलिए इसको हम 0 डिग्री अक्षांश भी बोलेंगे। 0 डिग्री, ऊपर के 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री अक्षांश, 4 डिग्री, 10 डिग्री, 20, 25, 90 डिग्री अक्षांश बोलेंगे। और दक्षिणी गोलार्ध में भी 1 से लेकर 90 डिग्री अक्षांश बोलेंगे, लेकिन बीच में जो 0 माने थे वो 0 डिग्री अक्षांश बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? 0 डिग्री अक्षांश। तो आप लोग ये बात भी समझ में आ गया होगा कि विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं, और विषुवत रेखा को भी, और उसी भूमध्य रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। आप ये 3 वर्ड समझ पाए क्या? 3 वर्ड कैसे कैसे? भूमध्य रेखा, पहले हम आपको समझाएं। भूमध्य रेखा पृथ्वी के भूमध्य से खींची गई काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्ध में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। फिर उसके बाद समझाया आपको कि पृथ्वी को इसी को विषुवत रेखा बोलते हैं। विषुवत रेखा क्यों बोलते हैं? हम बताएं कि सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ता है, तो उस स्थिति को हम लोग विषुव बोलते हैं। इसी विषुव के नाम से वहाँ पे उसका नाम पड़ा, विषुवत रेखा पड़ा। तीसरी बात समझाए, इसे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश ही बोलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस विषुवत रेखा के समांतर में खींची गई काल्पनिक रेखा को हम लोग अक्षांश बोले। लेकिन इसका नाम 0 पड़ा क्योंकि यहीं से सारे अक्षांश रेखाएं स्टार्ट हुई, इसीलिए इसका नाम 0 पड़ा, इसीलिए हम लोग 0 डिग्री अक्षांश भी कह दिए इसको। क्या ये बातें समझ गए? उसके बाद आपको समझा है कि विषुवत रेखा के समांतर उत्तर में 90 डिग्री अक्षांश को उत्तरी ध्रुव रेखा बोल दिए, और विषुवत रेखा के समांतर खींची गई दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री अक्षांश को हम लोग दक्षिणी ध्रुव बोल दिए। ये बात भी समझ गए आप। उसके बाद हम आगे बात करें। अब आगे बात हुआ कि सर जी यहाँ पे 1 डिग्री अक्षांश से 2 डिग्री, इसके बीच में कितना गैप है? तो बात करें हम लोग, अगर 2 गैप की बात, कोई भी 2 अक्षांश लीजिए, ये दोनों अक्षांश लीजिए, ये दोनों अक्षांश लीजिए, ये दोनों अक्षांश लीजिए, कोई भी 2 अक्षांश लीजिए, अर्थात किसी भी दो अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है, 2 अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 2 अक्षांश के बीच की दूरी होती है बाबू, ये 2 अक्षांश, किसी भी 2 अक्षांश के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। समझ पाए क्या? 2 अक्षांश के बीच की दूरी, तो एक आप नोट यहाँ पे एक तीर का निशान दीजिए, नेक्स्ट लाइन में लिखिए 2 अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अर्थात स्पष्ट लिखिए, किसी भी 2 अक्षांश रेखा के बीच की दूरी, चाहे यहाँ नीचे उत्तरी गोलार्ध में लीजिए या दक्षिणी गोलार्ध में लीजिए, किसी भी 2 अक्षांश रेखा के बीच की दूरी क्या होती है? तो किसी भी 2 अक्षांश रेखा के बीच की दूरी जो होती है 111 किलोमीटर होती है। क्या आप ये भी समझ पाए क्या ये बात समझ पाए क्या कि किसी भी 2 अक्षांश रेखा के बीच की दूरी जो होती है 111 किलोमीटर होती है। क्या आप समझ पाए क्या? हाँ सर, समझ गए। टाइम कितना हुआ देखिए। तो अब हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं, क्योंकि थोड़ा ड्यूटी का भी टाइम हो जाता है, उसको मैनेज करना पड़ता है। तो हम लोग फिर भी इस टॉपिक में ये 7 टॉपिकें होगी हमारे, जो इसमें फिर हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक, तो इसमें 2 वीडियो भी आ सकती है, तो अब टेंशन नहीं लीजिएगा। तो हम लोग ये बात समझ पे इतना समझे कि 2 अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितना हो गया? 2 अक्षांश रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर हो गया। 2 अक्षांश रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर हो गया। आप ये बात समझ पाए क्या? उसके बाद हम लोग जो है इतनी बातों को समझे। आज आपको जो हम समझा है पहला नंबर में भूमध्य रेखा, फिर समझा इसी को विषुवत रेखा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसी को 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। फिर दूसरा पॉइंट समझा है, दूसरे पॉइंट में जाइएगा तो उत्तरी गोलार्ध समझा है। फिर तीसरा नंबर में दक्षिणी गोलार्ध समझा है। चौथा नंबर में उत्तरी ध्रुव समझा है, उत्तरी ध्रुव समझा है। 5वां नंबर में दक्षिणी ध्रुव समझा है, ठीक है। उसके बाद फिर 2 अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होगी? 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अब आगे हम लोग देखते हैं। चलिए
अब हम लोग आगे बात करेंगे, आगे बात करते हैं। तो आगे जो बात करते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं, ये दूसरा पॉइंट हम लोग अक्षांश और तापमान रेखाएं, अक्षांश और तापमान रेखाएं। अब ये तापमान रेखा क्या है समझिएगा, अक्षांश और तापमान रेखा को समझेंगे तो हम लोग समझते हैं अक्षांश और तापमान रेखा को समझिएगा। अब अक्षांश और तापमान रेखा क्या है, ठीक ना, तो हम लोग थोड़ा समझते हैं। मिटा दें सबको, क्या मिटा दें क्या, तो हाँ सर मिटा दीजिए इस सबको। चलिए वो हम लोग देखते हैं अक्षांश और तापमान रेखा है। तो ये हुआ पृथ्वी, ये क्या हुआ, ये हुआ हम लोगों का सूर्य, ठीक है ना। तो देखिए सूर्य दिख रहा है क्या, चलिए उसके बाद हम लोग जो है एक ड्रॉ करेंगे। सर इससे को फिलहाल मिटा देते हैं, इस सबको मिटा देते हैं। हम लोग इतनी बातों को समझ चुके थे, अब हम लोग समझेंगे। तो देखिएगा जैसे ही हम अभी जस्ट आपको समझाए थे कि सूर्य का प्रकाश देखिएगा कुछ हिस्सों पे डायरेक्ट लंबवत पड़ रहा होता है, लेकिन जैसे से दूर जाता है सूर्य का प्रकाश थोड़ा थोड़ा तिरछा होता जाता है और ध्रुव पे पूरा तिरछा हो जाता है। फिर यहाँ भी देखिएगा इधर थोड़ा लंबवत पड़ता है सूर्य का प्रकाश, विषुवत रेखा सीधा पड़ता है, धीरे धीरे दूर होते जाता है, धीरे धीरे दूर हो जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे जो पड़ता है, देखिएगा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे के विषुवत रेखा के आसपास देख रहे होंगे आप, विषुवत रेखा के आसपास में पूरा लंबवत पड़ रही होती, पूरा लंबवत। लेकिन जैसे ही ये जो है धीरे धीरे ऊपर जाती है तो ये इधर तिरछा पड़ रहा होता है, इधर भी तिरछा पड़ रहा होता है, समझिएगा इस बातों को। तो विषुवत रेखा पे आप इस यहाँ तक में देख रहे होंगे, यहाँ तक में लगभग जो है इधर वो विषुवत रेखा के, सिर्फ विषुवत रेखा नहीं, विषुवत रेखा के इतनी दूरी तक में आप देख रहे होंगे, विषुवत रेखा के इस दूरी तक में पूरा जो है सूर्य का प्रकाश सीधी पड़ रहा है। यहाँ पे देख लीजिए आप, विषुवत रेखा के पूरा सीधा पड़ रहा है। तो विषुवत रेखा के यहाँ तक में जो है सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ रहा है, समझिएगा इस पॉइंट को। अब पॉइंट नंबर 2 समझाएंगे हम लोग, अक्षांश तापमान रेखा, पॉइंट नंबर 2 है इसका। उसके अंतर्गत जो बातें होंगी उसको हम करेंगे। तो हम लोग देखें अक्षांश और तापमान रेखा कि सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा के आसपास क्षेत्र में क्या पड़ रहा है, अर्थात विषुवत रेखा पे हमेशा, विषुवत रेखा पे हमेशा, इसमें थोड़ा भी तिरछा हो सकता है लेकिन विषुवत रेखा पे हमेशा लंबवत पड़ती है, और उसके आसपास क्षेत्र में भी देख रहे हैं लगभग लंबवत पड़ रही होती है। तो बाकी सूर्य का प्रकाश जो घूमते रहता है तो क्या होता है, हमेशा तिरछा पड़ेगा, लेकिन इस भाग में हमेशा लंबवत, किसी भी दिशा में रहेगा वो हमेशा लंबवत, सूर्य किसी भी दिशा में हो वो हमेशा इस पर लंबवत पड़ेगा, ठीक है ना, लंबवत पड़ी होती है। तो सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर हमेशा लंबी पड़ती होती है, इसलिए यहाँ का तापमान जो होता है, तापमान ज़्यादा होता है। यहाँ का तापमान क्या होता है, यहाँ का तापमान तीव्रता अधिक होती है। यहाँ का तापमान, इस हिस्से का तापमान जो होती है, तापमान इस समझिएगा, अभी हम इसके रिगार्डिंग कुछ लिखने के लिए नहीं बोल रहे हैं आपको। तापमान अधिक होती है, यहाँ पर तापमान क्या होती है, अधिक, तापमान क्या होती है, अधिक होती है, इस हिस्से का तापमान अधिक होती है। और तापमान अधिक होती है तो उसका तीव्रता, किसका, तो प्रकाश की तीव्रता भी अधिक होती है, प्रकाश की तीव्रता, अर्थात इसका तापमान की तीव्रता भी अधिक होती है, तीव्रता भी अधिक होती है। हाई, एकदम धूप का जो है वो तो प्रकाश जो हाई लगता है, हाई पावर का प्रकाश होता है, ठीक ना, सूर्य का प्रकाश हाई, जिसकी तीव्रता जो है ज़्यादा होता है, तापमान भी ज़्यादा होता है और तीव्रता भी ज़्यादा होता है। लेकिन इस हिस्से में सूर्य का प्रकाश क्या होता है, तिरछा पड़ रहा होता है, इस हिस्से में सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ रहा होता है। जब इसका प्रकाश तिरछा पड़ता है तो यहाँ की तीव्रता क्या होती है, तीव्रता कम होती है। तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे तीव्रता कम होती है, समझिएगा इस 2 बातों को समझिएगा। इधर भी सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ रहा होता है, उत्तरी गोलार्ध में ऊपर के हिस्से में सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ रहा होता है, और दक्षिण गोलार्ध में इधर इसके भागों में सूर्य का प्रकाश क्या पड़ता है, तिरछा पड़ रहा होता है। जब सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है यहाँ का तापमान क्या होता है, तापमान जो होता है, तीव्रता जो होता है, ताप तीव्रता जो होता है, तीव्रता जो होता है कम होती है। यहाँ भी कम, वहाँ भी कम, यहाँ पे अधिक होती है, इस हिस्से में अधिक होती है, समझिएगा। तो अर्थात सूर्य का प्रकाश जिस हिस्से में लंबवत पड़ती है वहाँ उस स्थिति को पहले विषुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषुव। सूर्य का प्रकाश जिस हिस्से में हमेशा लंबवत पड़ती है उस हिस्से में विषुव की स्थिति होती है, विषुव की स्थिति बनती है, अर्थात
उसे वहाँ पे अधिक तापमान होगा, सूर्य का प्रकाश की तीव्रता भी अधिक होगी, वहाँ पे गर्मी अधिक होगी। समझ आ गया ना, हमेशा। और फिर उसके जैसे जैसे दूर जाएंगे वहाँ पे तो गर्मी धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाएगी, विषुव कम होती जाएगी, और इधर भी नीचे भी धीरे जाएंगे विषुव कम होती जाती है। अर्थात विषुवत रेखा के आसपास क्षेत्र में हमेशा तापमान अधिक होती है, गर्मी अधिक होती है। हाँ, हमेशा गर्मी अधिक होती है। तो आप फिलहाल आज के लिए इतना ही समझ के रखिएगा कि हम लोग क्या समझाया दूसरा पॉइंट में, तापमान अक्षांश रेखा के जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तापमान घटते जाएगा, अक्षांश रेखा के जैसे जैसे नीचे आएंगे, विषुवत रेखा के जैसे नीचे आएंगे तापमान घटते जाता है। समझ, ये बात को समझना है। हम बातों को लिखाएंगे, आपको भी समझा भी। अभी फिलहाल आपको जो है प्ले इतना समझिए कि विषुवत रेखा के ऊपर जैसे जैसे तापमान घटता है और नीचे जैसे जैसे जाते हैं तापमान घटता है। क्यों घटता है, रीजन क्या है? क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश हमेशा लंबवत पड़ता है। इस फिगर को भी आपको बनाना है, फिगर को आपको बनाना है। फिगर आप लोग नहीं बनाते हैं, बहुत गलत बात। फिगर बनाइए, फिगर नहीं तो आगे आज लिख लीजिएगा, लिखा हुआ आपको किसी भी किताब में मिल जाएगी। आपको लिखा हुआ चीज़ें किसी भी किताब में मिल जाएगी। फर्स्ट ड्रॉ आप इस तरह कीजिएगा, दूसरे पॉइंट में दूसरा दो ये भी बनाइएगा, ये भी बनाइएगा आप, ठीक है। तो आप देखिएगा विषुवत रेखा के आसपास में सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ने के कारण से यहाँ पे गर्मी सब दिन एक रंग रहती है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो इसकी गर्मी कमते जाती है। इधर भी गर्मी क्या होती है, कमते जाती है, ठीक है ना। तो क्या होती है, कमती। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश इधर तिरछा पड़ रहा होता है, जिससे सूर्य की तीव्रता कम होती है, और फिर सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पे हमेशा लंबवत पड़ती है, इसलिए यहाँ की तीव्रता सूर्य गर्मी अधिक होती है और तीव्रता अधिक होती है, ठीक है ना। तो हम लोग इतनी बातें समझ पाए कि इधर तीव्रता कम तो तापमान कम, इधर भी तीव्रता कम तापमान कम, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश तीव्रता अधिक तो तापमान भी अधिक है। इस बात को हम लोग आज समझ पाए, ठीक है। तो इतना समझ गए, इसमें से जितना समझ पाए अब इसके बाद जस्ट आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।